स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का ज्योमेट्री पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने लाइंस एंड एंगल पढ़ाने हैं आपको। लाइंस एंड एंगल की कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट लिखे हैं, जिसे मैं एक के बाद एक समझाऊंगी। बट ये समझाने से पहले ये छोटा सा पॉइंट समझाना चाहूंगी, लाइंस, रे एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइंस एंड एंगल में मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चे को ये चीज पढ़ाया जाता है। बट अगर आप बड़ी क्लास के बच्चों को भी पूछोगे ना, 8th क्लास के बच्चों को अगर आप पूछोगे कि भाई ये लाइंस क्या होता है, रे क्या होता है, बच्चा आपको नहीं बता पाएगा, वो लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आपको फटाफट सारे पॉइंट्स कवर कर देती हूँ। पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ लाइंस। अब ये लाइंस क्या होता है, इस तरीके का एक लाइन बन गया, यहाँ मैंने एरो लगा दिया, यहाँ मैंने एरो लगा दिया। इट मीन्स मैं इस एरो को आगे बढ़ा सकती हूँ, यहां से भी और यहां से भी। तो ये आपका क्या बन गया, लाइन। लाइन क्या होता है, जिसको हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका रे। अब रे क्या होता है, रे आपका ये होता है कि उसमें रे में हम क्या करते हैं, मैंने पॉइंट लगा दिया यहां पर। अब ये जो पॉइंट है, इट मीन्स पॉइंट लग गया आपका, यानी आप इस लाइन को यहां से आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप इस लाइन को यहां से आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन में हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, रे में हम सिर्फ एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रे। अब आता है आपका लाइन सेगमेंट। सपोज मैंने ये लाइन खींची है, ये पूरी एक लाइन यहां से खींची और यहां से मैंने, सपोज ये जो लाइन है आपकी, सपोज ये 3 सेंटीमीटर की है, यानी ये लाइन 3 सेंटीमीटर की है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। यहां पर पॉइंट लगा दिया, यहां पर पॉइंट लगा दिया, तो इट मींस ये क्या बन गया आपका, लाइन सेगमेंट। क्लियर। लाइंस में आप क्या करते हैं, लाइन आपकी आगे बढ़ जाती है, आप दोनों तरफ एरो लगाते हैं। रे में आप एक तरफ एरो लगाते हैं, यानी एक तरफ डॉट पॉइंट लगा है, तो आप यहां से नहीं बढ़ा सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ पॉइंट लगा दिया, यानी आप ना यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि ये लाइन मेरी 3 सेंटीमीटर की है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, ये एक लाइन मैंने खींची और ये लाइन मैंने खींची, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेगी। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन जब चलती है रेलवे ट्रैक पर, तो वहां पे जो पटरी होती है, रेल की पटरी, उस पे कभी भी वो जो पटरी होती है एक दूसरे को मीट नहीं करती। क्लियर। तो उसी को ही हम पैरेलल लाइन कहते हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसका डिस्टेंस एंड इसका डिस्टेंस, इन दोनों का जितने भी डिस्टेंस है ये सारे सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो भी यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का ही गैप होगा। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आपका क्या आता है, पैरेलल लाइन के बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। यहाँ पर ये लाइन मीट कर रही है इस पॉइंट को, जिससे मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ। इस लाइन को मैंने ए बी का नाम दे दिया, इस लाइन को मैंने सी डी का लाइन नाम दे दिया, यानी ए बी एंड सी डी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को ही कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्यूट। ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले मैं इसको रब कर देती हूं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें जो एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री, आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। उस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अब आप देखेंगे ये आपका 90 डिग्री तो आपका ऐसे बनेगा, इस तरीके से आपका 90 डिग्री बनेगा। क्या ये एंगल एक्यूट एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रही हूं, मैं प्रॉपर इस एंगल की बात कर रही हूं। क्या ये एंगल मेरा एक्यूट एंगल है? यस। क्यों है?
क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। कितने भी एंगल आप बना दो, यहाँ 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 कहीं से भी आप बना दो, अगर वो 90 डिग्री से जरा सा हल्का सा स्लैंट है तो इट मीन्स वो क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद कवर करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? सपोज ये एंगल आपका बन गया ओ ए बी। अब यहां पर आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल तो ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो आपका 90 डिग्री से लेस होता है, मीन्स लेस देन, सॉरी, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री। यानी आपका एक्यूट में तो क्या था, ये एंगल अंदर की तरफ जा रहा था, और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये राइट एंगल से बाहर की तरफ जाती है। आप जहां भी आप देखेंगे स्ट्रेट है, राइट एंगल आपका स्ट्रेट जा रहा है, जब भी आपका ये स्ट्रेट से थोड़ा सा भी, हल्का सा भी इस तरफ जाएगा, हल्का सा भी इस तरफ से, ठीक है ना, ये राइट है, लेफ्ट की तरफ जाएगा हल्का सा भी, यानी वो क्या हो रहा है, आपका क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, आपका 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 से ऊपर होना चाहिए, 180 से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको रब कर देती हूं। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल। अब आपका राइट एंगल कितना होता है, ये हो गया स्ट्रेट, बन गया आपका ए ओ बी। अब मीन्स जहां भी एक स्ट्रेट लाइन को, एक लाइन ऐसे यहां पर इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां भी करती है तो आप वहां पर अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब टी का शेप, टी का शेप बन गया, जहां भी आपका ये परपेंडिकुलर बनता है, इट मीन्स वो एंगल आपका क्या है, राइट एंगल। तो यहां पर ये, यानी ओडी क्या है आपका, यहां पर ए बी को ओडी ऐसे यहां पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, यानी ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल। अब राइट एंगल के बाद आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हमने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री का। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका मतलब दो एंगल का, टू एंगल का सम जब हम मिलाते हैं, जब हम उनको प्लस करते हैं, तो उनका जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री है तो वो क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सपोज मैंने इस एंगल में बना दिया आपका, ये एक 75 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया, सपोज मैंने 75 डिग्री का बना दिया एंगल, ये आपका बन गया 75 डिग्री का, ओके, ये आपका 75 डिग्री का बन गया, और ये बन गया 15 डिग्री का। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? अब मैं इनको प्लस करती हूँ, 75 प्लस 15 कितना हुआ, 90 हुआ, ओके, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं लेती हूँ 60 प्लस 50, तो ये आपका कितना हो गया, 6 प्लस 5 11, 0 का 0, तो ये 110 हो गया। क्यों, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सम है वो ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। आपका 90 से ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एग्जैक्ट आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मतलब दो एंगल को, जब हम टू एंगल को मिलाते हैं और उनका सम जब 90 डिग्री होता है, तब वो कौन सा एंगल कहलाता है, वो एंगल कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेम ऐसे ही दो एंगल का सम, जब दो एंगल का सम इस तरीके से, ओके, दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है, तब हम उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर जैसे सपोज मैंने आपको ले लिया, यहां पर एक एंगल मैंने ले लिया 100 और मैंने एक एंगल ले लिया 80 डिग्री।
अब मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरा सम कितना आएगा, डेफिनेटली 180 आएगा। तो यानी ये मेरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम अगर हम उनको प्लस करेंगे, दो एंगल को, तीन एंगल को नहीं, दो एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो उनका सम आना चाहिए 180 डिग्री, तब वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर मैं सपोज यहाँ पर ले लूं 100 और यहाँ पर मैं ले लूं कुछ अलग 70 ले लेती हूँ, चलिए, तो क्या ये मेरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 170 आ रहा है और 170 होगा नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 90 डिग्री, तो क्या ये होगा मेरा सप्लीमेंट्री? होएगा ही नहीं। पहली बात तो एंगल आपका इस तरफ बन जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये 190 है तो ये 180 को पार कर लेगा, 180 को पार कर लेगा, तो डेफिनेटली वो आपका बनेगा ही नहीं, क्लियर। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका सम आपका 180 डिग्री का होता है, टू एंगल्स को मिलाकर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैं आपको इसी पे क्लियर कर देती हूँ। ये आपकी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, ए ओ बी, ये आपकी कितनी डिग्री की होगी? ये आपकी 180 डिग्री की होगी, क्लियर। इसको क्या कहेंगे अब? इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और स्ट्रेट एंगल कितने राइट एंगल से बनता है? ये देखिए, एक ये राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, तो ये मेरा क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया जो 180 डिग्री का होता है। दो राइट एंगल के सम से हमारा क्या बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज एक टॉपिक में से रह गया, एक होता है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या होता है मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज ये मेरा एक एंगल है, क्लियर, ए ओ बी, इसका हम नाम दे देते हैं। मैं इस टॉपिक में, इन सारे टॉपिक्स में उस एंगल को लिखना भूल गई थी। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मैं यहाँ पर उसको कर देती हूँ, ए डी जे ए सी ई एन टी। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सपोज ये मेरा एक एंगल है एओबी, क्लियर। अब मैंने यहां से लाइन खींच दी, यहां से मैंने एक एंगल बना दिया, यहां से भी मैंने एक एंगल बना दिया, इनका भी मैं नाम दे देती हूं, क्लियर। अब आप देखेंगे यहां पर मेरे कितने एंगल बन गए? एक दो तीन बन गए। अब हम इनका नाम लिखते हैं। ये एक एंगल बन गया एओ सी, एंगल एओ सी बन गया। अब एंगल एओ सी और एंगल सीओडी, सीओडी, आप देख रहे हैं इन दोनों एंगल में क्या है? इन दोनों एंगल में क्या चीज है कॉमन? ये कॉमन है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों कॉमन है? क्योंकि जो इनकी वॉल है, इन दोनों की वॉल है, वो क्या है? सेम है। जैसे सपोज ये एक पड़ोसी का घर है, इस घर में आप रहते हैं और इस घर में आपका फ्रेंड रहता है, क्लियर। ये आप हो गए एंड ये आपका फ्रेंड हो गया और ये आप हो गए, ठीक है। तो जो आप है और आपका फ्रेंड है, दोनों की वॉल देखेंगे अब सेम है, सेम वॉल है ना। तो जब दोनों की वॉल सेम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब मैं इसको रब करती हूं। क्या एंगल AOC एंड एंगल DOB, क्या ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है? एंगल कौन सा नाम मैंने, सपोज इसका नाम मैं दे देती हूँ एक्स एंड इसका नाम दे देती हूँ वाई। क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? एक्स एंड वाई, क्या दोनों एडजेसेंट एंगल है? आप बताइए। जी नहीं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये इसकी वॉल है और इसकी वॉल ये है, दोनों की वॉल क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है सेम, दोनों की वॉल अलग है। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसमें दोनों का सेम लाइन होता है, सेम वॉल होती है, तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। सब क्लियर? इसको मैं Z दे देती हूँ। तो ये देखिए एक्स और Z सेम वॉल है, सेम वॉल है, तो यानी एडजेसेंट एंगल है। Z एंड Y देख रहे हैं आप, यानी एंगल COD एंड एंगल DOB, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। Z इज इक्वल टू Y, क्यों? क्योंकि इन दोनों की वॉल सेम है, क्लियर। आई थिंक आपको एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, सपोज हमने एक एंगल बनाया, क्लियर, इसका नाम दे देती हूं मैं
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसका सम 180 से ज्यादा, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। क्लियर? जिस एंगल का सम 180 से ज्यादा होगा, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सपोज ये एंगल आपका 40 डिग्री का है, ओके। अब मैंने आपको बोला कि सीओडी का रिफ्लेक्स एंगल निकालिए। क्लियर? अब सीओडी का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, यानी आपको इसका निकालना है, सीओडी का निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। और मैंने आपको क्या कहा था? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका सम 180 से ज्यादा होता है, लेस देन 360 से। तो हम जिस एंगल का भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, उस एंगल को हम लेते हैं और उसे हम 360 से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 360 से किसको माइनस करूंगी? जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ सीओडी, एंगल सीओडी। मैंने आपसे कहा कि मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकाल के दीजिए, सीओडी का रिफ्लेक्स एंगल। तो आपने क्या करना है? किसी भी एंगल का, अगर आपको सपोज 40 दिया, 60 दिया, 70 दिया है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको 360 से माइनस कर देना है। तो 360 से यहाँ पर मुझे कितना दिया? एंगल 40 दिया हुआ है, तो 40 से मैं माइनस करूंगी। 6 में से 4 गया 2, 320। मेरा आंसर कितना आ गया? 320। क्या 320 180 से ज्यादा है एंड 360 से कम है? डेफिनेटली कम है। ये दोनों चीज जिसने कर लिया, क्लियर, दोनों पॉइंट कवर कर लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज दैट एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। ये तो सबसे इजी है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। कंप्लीट एंगल उसको कहते हैं जिसमें 4 आपके राइट एंगल आते हैं। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये देखिए, ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, 90 90 90 90 कितना हुआ? 360 आ गया। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, आप इन सबको प्लस करिए तो आप देखेंगे आपका एंगल कितने डिग्री का आ गया? 360 डिग्री का आ गया। क्लियर? आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ते हैं। मैं जरा इन सबको रब कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल के पेयर में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनी एंगल का सम, कितने भी एंगल हो सकते हैं, जब 180 डिग्री होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। सपोज ये जो वर्टेक्स है, इसमें आप 2 4 6 कितने भी एंगल बना सकते हैं, कितने भी रे ड्रॉ कर सकते हैं, और जब आप उनको ऐड करेंगे तो उनका सम 180 डिग्री ही होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। सपोज मैं ये लेती हूँ 30 डिग्री, ओके, और ये मैंने ले लिया 60 डिग्री, और मैंने ये ले लिया 30 डिग्री। अब मैं आपसे कहती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे। 30 प्लस 60 कितना हुआ? 90, 90 प्लस 30 कितना आपके हो गया? 120 का। क्लियर? अब ये कितना हो गया? 8 में से 2 गया 6, 1 में 1 गया तो 0। अब आपका ये एक्स की वैल्यू कितना आ रही है? 60 डिग्री आ रही है। अब जब मैं इन सबको प्लस करूंगी, 60 30 60 30, इन जब सबको मैं प्लस करूंगी तो इन सबका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आएगा तो इट मींस वो लीनियर पेयर है। अगेन बता रही हूं आपको, लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर बनी, एक ही वर्टेक्स पर बनी एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तब उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, क्लियर? अब इसी यही वाला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। ये कौन सी लाइन है आपकी? एम है, और ये कौन सी आपकी? टी है। ये मेरी एम हो गई और ये टी हो गई। अब आप कहीं कंफ्यूज ना हो डायग्राम से, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं, बट आपका मेन चीज क्या होना चाहिए? आपका मेन चीज ये होना चाहिए कि वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइन को। दो लाइन हो गई, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये एक एंगल हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका एंगल हो गया 1, क्लियर? ये आपका एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सपोज इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको मैं 2 दे देती हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम अगर आप इस साइड को लेंगे, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, तो इसमें कौन किसके इक्वल होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहले मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें कौन है वर्टिकली अपोजिट एंगल? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। सपोज मेरा एंगल, मैं मान लीजिए मेरा एंगल, ये वाला एंगल 110 डिग्री का होगा, ठीक है? ये मेरा एंगल 110 डिग्री का है, तो क्या मेरा 4 एंगल जो 4 नंबर का है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? डेफिनेटली ये एंगल भी 4 डिग्री का, 110 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी आपका 70 डिग्री का होगा। क्लियर? या एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। ओके, इसमें आप देखिए एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। उसके बाद एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा एंगल किसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? सेम डायरेक्शन में एक ही साइड पर बनने वाली एंगल को हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही जगह पर होनी चाहिए। मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे सपोज मेरा ये नंबर क्या है? 1 है। 1 कहां पर बना है? ऊपर की साइड है ऊपर की साइड। इसमें इस डायग्राम में कौन सा नंबर 1 के बराबर है? डेफिनेटली ये भी ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है, तो ये वाला नंबर 5 भी ऊपर की साइड है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर? यानी एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर। अब आप कहीं ऐसा मत कर देना एंगल 1 इज इक्वल टू 6, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एक साइड लेना है। अभी मैं इस साइड की बात कर रही। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में बनते हैं, सेम डायरेक्शन में सेम साइड पे बनना है। अगर यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन ये रहा, और क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, हम राइट साइड की बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर। सपोज एंगल 1 का सम होता, आपका एंगल 1 जो है 80 डिग्री का होता, तो आप एंगल 5 आपका कितने डिग्री का होता? वो भी आपका कितने डिग्री का होता है? 80 डिग्री का होता। क्लियर? अब एंगल 3 कहाँ है? नीचे की साइड बना हुआ है। एंगल 3 कहाँ बना हुआ है आपका? आप ये देखिए एंगल 3 कहाँ बना हुआ है? नीचे बना हुआ है, तो एंगल 7 भी नीचे बना हुआ है, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर? आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड आप देखिए एंगल 2 कहाँ बना हुआ है? ऊपर बना हुआ है। एंगल 2 आपका ऊपर बना हुआ है। एंगल 2 के साथ कौन सा आएगा? ये ऊपर बना है, तो यहाँ पर राइट साइड पे कौन सा नंबर उसके बराबर होगा? 6 होगा। क्लियर? उसके बाद एंगल 4 नीचे की साइड बना है, आपका एंगल नीचे की साइड बना है एंगल 4, और यहाँ पर कौन सा बना है राइट पे? 8।
तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। बार बार मैं एक चीज क्लियर कर रही हूँ, सेम साइड पे बनना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 ले लिया तो आपने यहाँ पर आपने 8 ले लिया, नहीं, सेम साइड। अगर हम लेफ्ट पे बात कर रहे हैं तो लेफ्ट की बात करेंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब समझ गए आप, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इंटीरियर मतलब हम अंदर के एंगल की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ये पूरा हमारा इंटीरियर पार्ट है। तो इंटीरियर एंगल में आपका जो इंटीरियर एंगल है ये है 3 है। ये M और L के अंदर जो आपका बन रहा है वो आपका इंटीरियर एंगल है। अब ऑल्टरनेट वर्ड बोला है मैंने, तो ऑल्टरनेट मतलब एक एंगल के नेक्स्ट जो बनेगा, ये वाला ऑल्टरनेट हो गया। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। एंगल 3 आपका 8 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका बाहर की साइड है, हम अभी इंटीरियर की बात कर रहे हैं। यानी आपका जो एल है और एम है, इन दोनों के अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी आपका 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर आपका 3 70 डिग्री का है तो आपका 6 कितने डिग्री का होगा? डेफिनेटली बिना सोचे आप 6 आप लिख देंगे 70 डिग्री का। क्लियर? ओके। अब आपका ये कितना है? एंगल 4। एंगल 4 का ऑल्टरनेट कौन सा नंबर होगा? 5। अंदर वाले लेने आपको एंगल, बाहर वाले एंगल नहीं लेने हैं। एंगल 4 अंदर बना हुआ है, ऑल्टरनेट में कौन बना हुआ है? 5 बना हुआ है। क्लियर? तो एंगल 4 इज इक्वल टू 5। अगर सपोज मेरा एंगल 4 110 डिग्री का है तो मेरा 5 कितना डिग्री का होगा? वो भी 110 डिग्री का होगा। एक एंगल अगर हम आपको बता देंगे तो आप उसी से सारे एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये कि अभी हम इंटीरियर के पढ़ रहे थे, अब हम किसके पढ़ेंगे? हम एक्सटीरियर पढ़ेंगे। यानी ये बाहर का पार्ट हो गया और ये बाहर का पार्ट हो गया। एम के ऊपर और एल के नीचे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। अब एक्सटीरियर में आप देखेंगे 1 इज इक्वल टू 1। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर नहीं होगा। एंगल 1 6 तो अंदर है, हम एक्सटीरियर पढ़ रहे हैं, तो 1 के कौन सा बराबर होगा? एंगल 8 होगा। क्लियर? अगर सपोज आपका 1 80 डिग्री का है तो एंगल 8 कितने डिग्री का होगा? वो भी आपका 80 डिग्री का ही होगा। क्लियर? इसी तरीके से आपका एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 2 आपका बाहर है, तो यहां पर बाहर एंगल कौन सा है? ऑल्टरनेट में 7 है, तो 7। क्लियर? तो इस तरीके से आपने करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल मतलब अगेन इंटीरियर वर्ड आ रहा है, इंटीरियर वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, यानी अंदर के एंगल के बारे में हम बात करेंगे। और पैरेलल लाइन पर, मैं डायग्राम से समझाती हूँ अगेन आपको। ये रहा को इंटीरियर एंगल, हम इसकी बात करेंगे। ये और ये और ये। ठीक, हम इसकी बात करते हैं। को इंटीरियर एंगल में हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन पर, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसमें हम क्या करते हैं? अंदर के जो, सपोज ये मेरा एक एंगल हो गया, ये ए मैंने नाम दे दिया, ये बी दे दिया। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस साइड की बात कर रहे हैं। को इंटीरियर एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल, जब ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन पर बनते हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल पैरेलल लाइन पर नहीं बनेंगे तो हम को इंटीरियर वाला रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज मेरा ये, सपोज मैंने ये पैरेलल बना दिया, ये मैंने कहा कि इस तरीके से, तो ये तो पैरेलल नहीं होगा ना। क्योंकि आप देखिए इन दोनों का सम अगर आप निकालेंगे, ये तो आपका बन गया 90 से, देखिए ज्यादा हो गया। क्लियर? ये भी 90 से कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इनका सम तो 90 से ज्यादा हो गया।
सपोज ये 100 हो गया, तो ये को इंटीरियर एंगल तो आपका बना ही नहीं। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है और एक ही साइड पर बनते हैं, ये आपका को इंटीरियर हो गया। तो a प्लस बी आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। a प्लस बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। तो इसको कहेंगे को इंटीरियर एंगल, और ये पैरेलल लाइन पर बनते हैं। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो को इंटीरियर वाला रूल आप अलाउ कर ही नहीं सकते हैं। अब सपोज आपका एंगल ए मैंने दे दिया, ये आपका हो गया 95 डिग्री का, क्लियर, प्लस बी। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो बी वेरिएबल अपनी जगह पे रहेगा, 95 इधर चला जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 85। तो ये मेरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? पहला मेरा एंगल कितना था? ए मेरा कितना था? 95 डिग्री का। ए मेरा 95 डिग्री का था, और ये बी मेरा कितना निकला? 85। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सेम ये चीज आप यहाँ भी फॉलो करेंगे, सेम ही चीज जो आपने यहाँ पे फॉलो करा है, सेम यहीं पर फॉलो करेंगे, सेम रूल होगा। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और ये तब होना चाहिए जब वो पैरेलल लाइन पर बनते हैं। अगर वो पैरेलल लाइन पर नहीं बनेंगे इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा? या तो वो 180 से ऊपर हो जाएगा या वो 180 से नीचे हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको सारे लाइन्स एंड एंगल में जो भी आपने पढ़ाया है, मैंने आपको 6th क्लास के बच्चे 7th, 8th, 9th, 10th ऑनवर्ड्स, मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो मैंने छोटी छोटी चीजें इस वीडियो में सारी क्लियर कर दी है। क्लियर? अगर इस सपोज मैं आपको एंगल 2 दे रही हूँ, एंगल 2 का सम मैंने आपको बता दिया इतने डिग्री का है, और आपको सारे रूल्स पता है, तो आप ये सारे एंगल का सम निकाल सकते हैं उसी के बेस पे। I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.